नमस्कार बच्चों, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार से करते हैं उसके संबंध में हम सामान्य हिंदी को लेकर उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसमें मैं आपको जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को समझना, फिर प्रश्न के जो ऑब्जेक्ट यानी के विकल्प दिए हैं उन्हें समझना, उसके पश्चात जो विकल्प दिए गए हैं उन्हीं चारों विकल्पों को गहराई से समझना। इसके साथ साथ उससे संबंधित जो जानकारी दी जानी चाहिए वो सारी जानकारी मैं देने के यहाँ पर प्रयास कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में। मैं पहला प्रश्न ले रही हूँ, मृगनयन का सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ सबसे पहले हमने प्रश्न पढ़ लिया। प्रश्न में दो चीजें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो हो गया मृगनयन, ये शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा हमें क्या करना है, सामासिक विग्रह करना है। ये दो चीजें हमारे लिए इस प्रश्न में महत्वपूर्ण है। अब हम इनके विकल्प पढ़ेंगे। नयन रूपी मृग, नयन है जो मृग। तीसरा है नयन के समान मृग और डी है मृग रूपी नयन। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये जानने से पहले हम ये समझ लें कि सामासिक विग्रह में समास क्या है। एक्चुअल में सामासिक विग्रह को भी हम बाद में समझे, उससे पहले हम ये जाने कि समास किसे कहते हैं। तो यहाँ हम ये जाने कि समास जो है वो दो या दो से अधिक पदों के मेल को कहते हैं। जैसे महामानव, इसमें दो पद कौन से हैं, महा एक पद है, मानव दूसरा पद है। इन दोनों पदों को मिलाकर जो शब्द बना है वो कहलाएगा समास, यानी महामानव शब्द जो है वो समास है। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे, सामासिक विग्रह करेंगे या समास विग्रह करेंगे तो बन जाएगा महान है जो मानव। अब यहाँ पे समस्त पद, यानी इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है समस्त पद, दूसरा होता है सामासिक विग्रह। समस्त पद या समास किसे कहते हैं, जो हमें शब्द दिया गया है वो समास या समस्त पद है। यानी यहाँ राजपुत्र या ये जो मृगनयन शब्द दिया हुआ ये क्या है, समस्त पद है। अब इसका सामासिक विग्रह करना यानी इसको अलग अलग करना। सामासिक विग्रह करने का मतलब है अलग अलग करना। इसको अलग अलग करने को ही सामासिक विग्रह या समास विग्रह कहते हैं। तो हमने राजपुत्र का समास विग्रह कर दिया राजा का पुत्र। देखिए हर बार सामासिक विग्रह अलग अलग होगा। जैसे यहाँ महामानव का सामासिक विग्रह हुआ था महान है जो मानव, लेकिन यहाँ राजपुत्र का समास विग्रह हुआ राजा का पुत्र। क्योंकि इसके अलग अलग नियम है इसलिए समास विग्रह भी अलग अलग होगा। अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें दो या दो से अधिक पद होंगे। जैसे दो पद मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिख दिए कि महा धन मानव, महा एक पद हुआ, मानव दूसरा पद हुआ। इसी तरह राजा एक पद हुआ, पुत्र दूसरा पद हुआ। ये दो पद होना आवश्यक है, लेकिन उनको इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। लिखना हमें इस तरह से, जो सामासिक विग्रह होगा वो इस तरह से होगा, ना कि इस तरह से होगा। ये तो मैं आपको पद की संख्या बताने के लिए यहाँ प्लस करके लिखा है, नहीं तो प्लस करके आपको नहीं लिखना है। आपको हर बार इसमें विभक्ति का उपयोग करके इसका सामासिक विग्रह करना है। ये जो बीच में जो शब्द आए हैं इनको विभक्ति कहते हैं। इन विभक्तियों का उपयोग करके सामासिक विग्रह करना है। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि समास में दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जो समास शब्द होता है वो समस्त पद या समास कहलाता है, और जब उसको अलग अलग कर दिया जाता है, विभक्ति का उपयोग करते हुए अलग अलग कर दिया जाता है, तो उसे सामासिक विग्रह कहते हैं। अब हम इस प्रश्न के ऊपर आते हैं। देखिए वैसे तो समास जो हैं वो चार प्रकार के माने गए, मुख्य रूप से चार प्रकार के माने गए हैं, और उसी में दो प्रकार और जुड़े हुए हैं, इसलिए 6 प्रकार भी माने गए। या तो आप उसको 4 प्रकार मान के ऑप्शन में ए और बी मान लो उसी के अंदर, या फिर 6 प्रकार मान लीजिए सीधे। उन 6 प्रकारों में से मैं एक प्रकार अभी आपको यहाँ पर बता रही हूँ। वो एक प्रकार है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन सा समास होता है, जिस समास में एक व्यक्ति वस्तु की समानता दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है।
वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जहां एक व्यक्ति वस्तु की समानता या विशेषता दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की गई हो, वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। वो साथ में जुड़े हुए होते हैं और वो कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहां लिखा है मैंने चंद्रमुख। अब यहाँ पे चंद्र जो है वो एक वस्तु हुई और मुख जो हुई वो दूसरी वस्तु हुई। एक वस्तु की तुलना समानता दूसरे वस्तु से की गई, यानी कि जो मुख है वो किसके समान है, चंद्र के समान। जो मुख है वो चंद्र के समान है। इसको एक तो विच्छेद हम ऐसे कर सकते हैं, सॉरी विग्रह कर सकते हैं, और दूसरा विग्रह हम इस रूप में कर सकते हैं, चंद्र रूपी मुख। चंद्र रूपी मुख ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, चंद्रमा के समान मुख। दोनों प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब यहां पर मैंने ये वाला समास क्यों लिया, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा प्रश्न है वो इसी पर निर्भर है। यहाँ पे जो नयन है, यहां भी देखिए दो पद है, मृग एक पद है, नयन दूसरा पद है। यहां मृग एक पद हुआ और नयन दूसरा पद हुआ, मृग धन नयन। अब इसमें मृग की एक वस्तु हो गई, नयन दूसरी वस्तु हो गई। मृग यानी एक प्राणी हो गया, जो भी है उसकी समानता नयन से, नयन की समानता मृग से की गई है। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर हम ऑप्शन के अंदर आते हैं। ऑप्शन में पहला लिखा है नयन रूपी मृग, तो जो आंखें हैं वो मृग के समान है, ये उत्तर आना चाहिए कि नयन है जो मृग। यहां पर क्या हुआ, आंखों को मृग मान लिया गया, आंखों को मृग मान लिया गया। तो क्या आंखें मृग हो गई? नहीं, मृग के समान आंखें बतानी है। फिर नयन के समान मृग, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें मृग के समान आंखें बतानी है। तो ये जो तीनों में नयन नयन जो आगे कर दिया है वो गलत है। हमें हमारे जो नयन है वो किसके समान है? मृग के समान है। तो यहाँ पर मृग रूपी नयन जो ऑप्शन है वो सही आएगा, बाकी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नयन जो है नयन रूपी मृग कर दिया गया, यानी कि नयन के समान मृग कर दिया गया। तो नयन के समान मृग होते हैं क्या? मृग के समान नयन होते हैं। मृग का यहाँ अर्थ है हिरण, हिरण के समान नयन होते हैं। ऐसा कहा जाता है हिरणों के जो नयन होते हैं उसके समान जो नयन होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर हिरण के समान नयन होना चाहिए, ना कि नयन यानी आंखें। आंखें हैं जो मृग, आंखें मृग के समान हो गई। तो ऐसा होता है क्या आंखें मृग के समान होना? मृग के समान आंखें होती है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है इसका सही है, बाकी तीन ऑप्शन जो है वो गलत है, और इसका विच्छेद भी इस प्रकार से होना चाहिए। ये बाकी तीन जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी समानता की जा रही है, उसे आगे, और जिसे समान रखा गया है उसको पीछे रखा जाता है। आपको उसको देखकर विच्छेद करना है। तो यहाँ पर मृग रूपी नयन शब्द जो है वो इसका सामासिक विग्रह सही रूप में है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की गई है। अब यहाँ पर जो ये एक प्रश्न है ये पूरा हो गया। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो है संरक्षण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अब इसमें भी प्रश्न पर गौर कीजिए, इसमें भी दो चीजें। पहली चीज संरक्षण, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है संधि विच्छेद। अब इसमें भी हम सबसे पहले ये जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं, उसके बाद हम इनके ऑप्शन जो दिए गए हैं उन पर ध्यान देंगे। यहां संधि का मतलब होता है दो वर्णों के मेल। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे राम धन अनुज, इसमें म और अ, म के अंदर अ है और ये अ ऑलरेडी ऐसा का ऐसा रखा गया, इन दोनों के मिलने से बन गया आ। अ धन अ बराबर आ, दोनों मिलकर बने रामानुज।
यानी कि आप इस तरह से समझ लीजिए कि अ कमजोर था, दूसरा अ कमजोर था, दोनों अ कमजोर कमजोर मिलकर बलशाली आ बन गए और यहां बन गया रामानुज। या ये दोनों छोटे छोटे थे, दोनों छोटे छोटे मिलकर बड़े बन गए। याद रखिएगा, इसको ह्रस्व कहते हैं, इसको दीर्घ मात्रा कहते हैं, दीर्घ वाली है। तो हमेशा ह्रस्व का ह्रस्व से मिलन हो चाहे ह्रस्व का दीर्घ से मिलन हो, हमेशा वो दीर्घ हो जाएगा, हमेशा वो दीर्घ हो जाएगा। यानी यहाँ आ होता तो भी आ हो जाता, अ धन आ बराबर आ, अ धन अ बराबर आ धन अ बराबर भी आ, यानी कि हमेशा वो दीर्घ ही होगा। अब यहाँ पर दो वर्ण का मेल हुआ, अ और अ का, और उससे बन गया रामानुज। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए रा की जगह राई है, नुज की जगह नुज है, चेंज क्या हुआ? म और अ, इन दोनों को मिलाने से बन गया मा, रामानुज। आपको आ गया समझ में? यहाँ पर संधि विच्छेद संधि जो होगा वो प्लस करके होगा, प्लस का चिन्ह लगाकर होगा, धन का चिन्ह लगाकर होगा। अब संधि विच्छेद, इसी को संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद किसको कहते हैं? संधि को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। इसके अंदर आपको उदाहरण दे देती हूं मैं, भानुदय। अब यहां पर ये संधि शब्द है, इसको अब विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? भानु धन उदय, इसका हमने ये संधि विच्छेद करा। अब इसमें देखिए भा की जगह भाई है और दय की जगह दय है। अब अलग क्या हुआ? न में से छोटे ऊ की मात्रा आगे आ गई और जो बड़ा छोटा ऊ एक और जो था वो पीछे लग गया, भानु धन उदय हो गया। यानी ऊ और ऊ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ह्रस्व ह्रस्व मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, तो यहाँ भी ऊ छोटा वाला और दूसरा ऊ छोटा वाला दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन गए। इसी जो ये प्रक्रिया हुई, इसको अलग अलग जो हमने किया भानुदय को, इसी को संधि विच्छेद कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संधि भी जो है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के ये मैंने आपको उदाहरण बताए जिसमें ये सब स्वर के हैं, ये सब स्वर है, ये स्वर का स्वर से मेल हुआ है, ये स्वर संधि के उदाहरण है। अब हम आ जाते हैं व्यंजन संधि पे। देखिए स्वर अ से लेकर औ तक होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो क से लेके ह तक होते हैं। तो हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो क से लेके ह तक के व्यंजन वाली बात कर रहे हैं कि व्यंजन क से ह का व्यंजन या स्वर अ से औ से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कैसे? वो देखिए, जैसे सम धन तोष। अब देखिएगा ये व्यंजन है, म क्या है? व्यंजन है, ये क से लेके ह के बीच में आता है म, तो म क्या है? व्यंजन है। और ये तोष में त जो है ये भी व्यंजन है, तो व्यंजन का व्यंजन से मेल हो गया, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो गया तो बन गया समतोष। अब आगे देखिए, यहां व्यंजन है म और उदय, उदाय लिखा है, ये उदाय, उदाय में जो ये ऊ है ये क्या है? स्वर है। तो यहां व्यंजन का मेल किससे हुआ? स्वर से हुआ। तो जब व्यंजन का मेल स्वर से होता है तो ये ऊ की मात्रा इसमें लग जाएगी, ये बन जाएगा समुदाय। यानी यहाँ पर हमने जो परिभाषा में लिखा है कि व्यंजन का मेल व्यंजन से भी हो सकता है और व्यंजन का मेल स्वर से भी हो सकता है, और उससे जो शब्द बनेगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। यानी ये समतोष और समुदाय ये दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर व्यंजन संधि बनाने के कई सारे नियम हैं। उनमें से एक नियम ये है कि यदि अनुस्वार के बाद, ये कहाँ है अनुस्वार? ये रहा अनुस्वार, इसको अनुस्वार या बिंदी कहते हैं। ये अनुस्वार के बाद, बाद यानी इसके बाद, ये यहाँ पर शब्द में, यहाँ पर शब्द की बात कही जा रही कि शब्द में यदि अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, श, स, ह ये कौन सा भी अक्षर आए तो अनुस्वार क्या हो जाएगा? म में बदलकर उसका संधि विच्छेद किया जाएगा। जैसे ये देखिए, ये संयोग लिखा हुआ था और इस बिंदी के बाद य आया, ये लिखा है य आया, इसलिए जब हमने इसका विच्छेद किया तो ये बाकी सब चीजें तो वैसी की वैसी रही, सिर्फ यह अनुस्वार जो है वो म में बदल गया, और वो भी कौन सा म? हलंत वाला म।
हलंत ये यहाँ पर लगा हुआ है नीचे, म के नीचे, ये म के नीचे जो लगा हुआ है इसको हलंत कहते हैं। इस हलंत का मतलब ये होता है कि इसके अंदर स्वर नहीं है, ये पूरी तरह से प्योर व्यंजन है। जब प्योर व्यंजन होता है तो उसके नीचे हलंत लगा होता है, इसका मतलब ये आधा म है। अगर इसके अंदर अ मिला दिया जाएगा तब जाकर ये पूरा म बनेगा और ये हलंत हट जाएगा। हलंत किस स्थिति में लगाते हैं? जब उस व्यंजन के अंदर स्वर नहीं होता है, यहाँ म के अंदर स्वर नहीं है, और इसको जब हम वापस संधि बनाएंगे तो बिंदी के रूप में लिख देंगे, और जब इसका विच्छेद करेंगे तो ये बिंदी जो है वो म में बदल जाएगी। कौन से म? हलंत वाले म में बदल जाएगी। अब हम उदाहरण पे आ जाते हैं, हमारे प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न में भी हमसे यही पूछा गया है कि यहाँ संरक्षण को हम संधि विच्छेद करें तो इनमें से कौन सा उत्तर आएगा। अब ये हमारे इसी नियम पर लागू होता है। यहाँ देखिए, पहले वाले को देखिए, ए नंबर को, सम धन रक्षण लिखा है। अब इसके अंदर ये म तो आ गया इस अनुस्वार के लिए, इस अनुस्वार के लिए ये म तो आ गया, ये हमने एक्सेप्ट किया कि ये राइट है। लेकिन यहाँ पर ये पूरा लेटर, ये पूरा वर्ड यही का यही होना था, लेकिन यहाँ रक्षण का जो क्ष है उसकी जगह पे यहाँ छ आ गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब हम दूसरे ऑप्शन की ओर जाते हैं, उसमें इस अनुस्वार के लिए म आया है और वो भी हलंत लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, और रक्षण भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अब हम सी वाले में आ जाते हैं कि सी वाले में क्या कमी है। तो सी वाले में यहाँ पर हलंत नहीं लगाए हैं, बाकी सब बात है, लेकिन म के नीचे हलंत नहीं लगा होने के कारण ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब डी के अंदर देखिए, डी में तो उन्होंने म लिखा ही नहीं है, म जो है वो नदारत है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, उसके अंदर वो ये वाला नियम जो लागू होता है उसके आधार पर हमने इसका संधि विच्छेद किया। संधि विच्छेद करना यानी संधि शब्द को अलग अलग करना। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये समझनी है कि इस बिंदी को हम म में बदल लेंगे। कौन सा म? हलंत वाला म, और बाकी जो शब्द हैं वो उसको पूरा वैसा का वैसा लिखेंगे, प्लस करके वैसा का वैसा लिखेंगे, तब जाकर हमारा संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पर मैं इस वीडियो को खत्म नहीं कर रही हूँ, इसके आगे मैं आपको समास और संधि इन दोनों में अंतर भी साथ के साथ बता रही हूँ। माना कि ये दो अलग अलग प्रश्न हैं, लेकिन अगर आपको अभी नॉलेज हो जाएगा तो आप अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे कि समास और संधि में क्या अंतर है। देखिए, समास जो है वो दो पदों के मेल को कहते हैं, जबकि संधि जो है वो दो वर्णों के मेल को कहते हैं। पद यानी शब्द और वर्ण यानी अक्षर। अक्षर छोटे होते हैं, कम होते हैं, सबसे छोटी इकाई है, जबकि पद जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो यहाँ संधि जो है वो वर्णों का मेल है, जबकि समास जो है वो पदों का मेल है। अब संधि का दूसरा अंतर यह है कि इसका जो अलग अलग करने की प्रक्रिया है, जो संधि को तोड़ने की प्रक्रिया है, अलग अलग करने की प्रक्रिया है, उसको विच्छेद कहते हैं, जबकि समास को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। फिर अगला एक अंतर, इसमें संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जबकि समास के 4 प्रकार माने गए हैं, जो मैं नाम बता देती हूँ। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। इसी के अंदर 2 समास और हैं, वो है बहुव्रीहि समास और एक समास बहुव्रीहि समास, और एक बार फिर से मैं नाम ले देती हूँ। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये पूरे 6 प्रकार हो गए। ये 6 प्रकार इसके होते हैं, जबकि इसके 3 प्रकार होते हैं। ये दोनों अंतर आपको समझना आवश्यक है। ये दोनों अंतर जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो समास है और संधि है वो दोनों अलग अलग हैं। समास में जो विग्रह होता है उसमें
विभक्ति लगती है, जबकि संधि में जो विच्छेद होता है उसमें प्लस का चिन्ह या धन का चिन्ह लगता है। इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि संधि क्या होती है, समास क्या होता है, सामासिक विग्रह अलग प्रक्रिया है और संधि विच्छेद अलग प्रक्रिया है। ये दोनों के मैंने आपको अंतर भी साथ के साथ उदाहरण के रूप में यहाँ पर बता दिए हैं। हाँ, एक बात और आपके लिए जानने योग्य है कि ऐसा भी कई बार होता है कि एक ही शब्द में समास भी होता है और संधि भी होता है, समास भी होता है और संधि भी होता है, यानी उसके अंदर दोनों चीज मौजूद हो सकती है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण देती हूं आपको कि हमने शब्द लिखा पीतांबर। ये पीतांबर में समास भी है और संधि भी है। अब कैसे है वो मैं आपको बता देती हूं। पीतांबर शब्द जो है इसके अंदर समास भी है और संधि भी है। इसको कैसे विच्छेद करेंगे? यदि हम विग्रह कर रहे हैं, यदि हम पीतांबर का सामासिक विग्रह कर रहे हैं तो यह हो जाएगा पीला है जिसका अंबर, अर्थात विष्णु भगवान, यानी जो पीतांबर हैं वो हम विष्णु भगवान को कहते हैं। ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। एक बार फिर से बताती हूं, अगर इस शब्द का हम सामासिक विग्रह करते हैं तो ये बनेगा पीला है, पीत यानी पीला, पीला है जिसका अंबर, अंबर यानी वस्त्र, पीले हैं जिसके वस्त्र अर्थात विष्णु भगवान। तो ये हमारा क्या हो गया? सामासिक विग्रह। अब इसी का मैं संधि विच्छेद करती हूं, तो संधि विच्छेद करते समय ये हो जाएगा पीत धन अंबर, पीत धन अंबर। तो यहाँ पे क्या हुआ? त में अ मिला और इन दोनों के मिलने से बन गया आ। त में अ था, अंबर में अ था, अ और अ मिलकर बन गए आ। तो ये पीतांबर शब्द जो है वो समास का भी उदाहरण है और संधि का भी उदाहरण है। यानी कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो जिनका सामासिक विग्रह भी हो सकता है और संधि विच्छेद भी हो सकता है, पर ऐसे उदाहरण बहुत कम है। अधिकांशतः सामासिक विग्रह अलग तरह से होता है और संधि विच्छेद अलग तरह से होता है। इसलिए इन नियमों का ध्यान रखते हुए हमें समझना चाहिए कि समास दो पदों का मेल है जबकि संधि दो वर्णों का मेल है। यदि इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर जो हमारे प्रश्न हैं उनमें हमें उलझन नहीं होगी और आराम से हम उनका ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनु कठिन आंगन चली ताते राते पाओ। ये हमें एक काव्य पंक्ति दी गई है जिसके नीचे प्रश्न दिया गया है, में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। अब जब हम प्रश्न पर ध्यान देते हैं तो हमारे पास फिर से दो चीजें, एक तो वो पंक्ति जो हमें मुख्य रूप से दी गई है और दूसरा उसके अंदर हमें क्या करना है, तो हमें अलंकार का पता लगाना है। यहाँ हमें दो बातों पर ध्यान देना है। अब यहाँ जो हमें विकल्प दिए गए हैं वो है, पहला रूपक अलंकार, दूसरा श्लेष अलंकार, तीसरा उपमा अलंकार और चौथा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इन अलंकारों के बारे में जाने उससे पहले हम ये समझें कि अलंकार किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप ये बात को समझ लीजिए कि अलंकार का एक साधारण भाषा में अर्थ होता है गहना। जिस प्रकार से एक स्त्री गहने धारण करके अपनी सुंदरता को चार चांद लगाती है, उसे बढ़ाती है, उसी प्रकार से काव्य में भी कवि जो होता है नए नए प्रयोग करके अपनी कविता को सुंदर बनाता है। अलंकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शब्दालंकार और दूसरे होते हैं अर्थालंकार। शब्दालंकार जो होते हैं उसमें कवि जो होता है शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार लाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये मैंने एक काव्य पंक्ति लिखी है। इसमें शब्दालंकार कैसे, तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, उसकी वजह से ये पंक्ति कुछ विशेष तौर पर प्रभावित हो रही है। तो जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर शब्दालंकार के रूप में अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम आते हैं वापस अर्थ अलंकार पे। अर्थ अलंकार जहां अर्थ के कारण
या अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार आए, वहां अर्थालंकार होता है। यानी जब हम कविता का अर्थ करें, उसका भाव समझे, तो उसमें एक अलग तरह के सुंदरता की हमें जानकारी मिले, एक अलग तरह का प्रभाव दिखाई दे, तो वहां समझ लेना चाहिए कि अर्थालंकार है। अब यहाँ पर मैं पहले जो हमको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को अब हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो उसमें पहला जो है रूपक, दूसरा श्लेष, तीसरा उपमा और चौथा उत्प्रेक्षा। इसमें से रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा यानी ए, सी और डी जो 3 ऑप्शन हैं, ये तीनों ऑप्शन अर्थालंकार के हैं। जबकि बी ऑप्शन श्लेष अलंकार, ये जो है ये शब्दालंकार का उदाहरण है। तो मैं आपको पहले जो है अर्थालंकार बता देती हूँ तीनों को, और उसके बाद में बता दूंगी आपको श्लेष अलंकार यानी शब्दालंकार के बारे में। अब यहाँ पर जो अर्थालंकार में पहला अलंकार है वो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहां एक वस्तु या व्यक्ति की समानता दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हुए उसे मान ही लिया जाता है, यानी कि उस पर आरोप लगा दिया जाता है, तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। अभी आपको आगे चलकर, आगे जब वीडियो बढ़ेगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि आरोप लगाना या मानना का साहित्यिक भाषा में यहाँ पर क्या अर्थ हो रहा है। यहाँ हम किसी के ऊपर आरोप लगाना है ना, इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन यहाँ परिभाषा के आधार पर आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा कि आरोप लगाना का आखिर यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है। जैसे इसका उदाहरण है कमल नयन। अब ये जो उदाहरण दिया गया है, मैंने पूरी एक काव्य पंक्ति ना लेकर सिर्फ शब्द लिए ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ क्या मान लिया गया कि नयन कमल के जैसे ही हैं, यानी यहाँ किसी प्रकार के बीच में कोई शब्द का प्रयोग नहीं है, जैसे, सा, सी, से, मानो, कुछ भी तरीके का प्रयोग नहीं है, बस डायरेक्ट लिख दिया गया कमल नयन। तो जहां पर उस चीज को वही मान लिया जाता है, वैसा ही मान लिया जाता है, उस पर आरोप लगाया जाता है, उस स्थिति में उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। यानी यहाँ कमल नयन जो उदाहरण है वो रूपक का है, यानी यहाँ पर नयनों की समानता कमल से की गई है और उसे वो मान ही लिया गया है, क्योंकि इसमें बीच में कुछ भी शब्द नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, तो वहां पर रूपक अलंकार समझा जाएगा। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ माना या आरोप लगाने का क्या मतलब है। मतलब नयनों को कमल ही मान लेना, आरोप लगा देना कि नयन तो कमल के समान ही है, तो वहां पर उस स्थिति में रूपक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में भी एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समानता की जाती है, वहां पर भी उपमा अलंकार होता है, लेकिन इसमें बीच में सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, नयन कमल से सुंदर हैं। अब यहां पर भी कमल आया और नयन आया, यहां पर भी नयन आया, कमल आया, लेकिन उपयोग और प्रयोग अलग अलग प्रकार से। यहां कमल नयन एक साथ लिख दिया गया, जबकि यहां पर नयन कमल से सुंदर हैं। तो यहां जो से शब्द का उपयोग हुआ है उसकी वजह से ये उपमा अलंकार कहलाएगा। एक चीज और बात ध्यान देने योग्य कि इसमें चारों चीजें शामिल की गई हैं, यहाँ 4 चीजें शामिल नहीं की गई। कौन सी 4 चीजें? कि यहाँ एक वस्तु, 2 वस्तुएं हैं, एक नयन है, एक कमल है। तीसरा साधारण धर्म है कि उन दोनों में क्या चीज है कि वो दोनों ही सुंदर हैं। और तीसरी यहाँ पर साधारण वाचक शब्द भी है, जैसे सा, सी, से। यहाँ जो उपमा अलंकार के चारों उपयोग, चारों जो अंग होने चाहिए वो चारों अंग यहाँ मौजूद हैं, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब हम आ जाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पर। यहाँ पर भी एक व्यक्ति या वस्तु की समानता दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते समय संभावना या कल्पना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए, शब्द वही लिए मैंने कमल और नयन, लेकिन उसका उपयोग अब अलग तरह से हो गया। उसके नयन ऐसे हैं मानो सुंदर कमल। सुनिएगा, उसके नयन ऐसे हैं मानो सुंदर कमल। अब यहां पर क्या किया गया, पूरी एक वाक्य के रूप में
उनकी सुंदरता को दर्शाया गया। कैसे कि नयन जो हैं वो कमल के समान सुंदर हैं, यहां भी सुंदरता दिखाई जा रही है, लेकिन किस शब्द का उपयोग करके? मानो शब्द का। तो जहां मनु, मानो, जनु, जानो जैसे शब्दों का उपयोग करके एक वस्तु की या व्यक्ति की समानता दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हम वापस ऊपर जाते हैं। अब मैं आपको इन तीनों में समानता और जो अंतर है वो बताते हुए आगे बढ़ती हूं। देखिए, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, इन तीनों में एक समानता यह है कि तीनों में ही एक व्यक्ति या वस्तु की समानता दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जा रही है, लेकिन उनका तरीका जो है वो तीनों में अलग है। जैसे रूपक में डायरेक्ट उसको मान ही लिया जाता है और बिना किसी बीच में वाचक शब्द के उन्हें लिख दिया जाता है। जैसे ये कमल, नयन, इनको डायरेक्ट लिख दिया गया। अब मैंने इसी एक उदाहरण को तीनों में उपयोग किया है और आप देख रहे होंगे कि तीनों में उनका अलग अलग उपयोग हुआ है। अब उपमा में जब हम आते हैं तो यहाँ भी एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जा रही है। कमल की समानता नयन से की जा रही है या नयन की समानता कमल से की जा रही है, लेकिन साथ में सा सी से शब्दों का प्रयोग और साधारण धर्म के रूप में सुंदर शब्द का उपयोग भी हुआ है। अब हम आते हैं उत्प्रेक्षा में। उत्प्रेक्षा में भी नयन की समानता कमल से की गई है, लेकिन कैसे? मानो शब्द का उपयोग करके और वाक्य में। यहां भी वाक्य का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहां शब्दों का ही किया गया है, लेकिन यहां पूरे वाक्य के साथ हमने इसका नयन और कमल शब्द का उपयोग किया है। कैसे? उसके नयन ऐसे हैं मानो सुंदर कमल। तो यहाँ आपको मैंने इसलिए विशेष तौर पे इन तीनों को एक साथ लिखा। आप देख रहे होंगे ए, सी और डी को पहले करा और बी को बाद में किया। वो मैंने इसीलिए इन तीनों को एक साथ किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा में समानता होते हुए भी काफी अंतर है। आपको बस इतना याद रखना है कि रूपक में कुछ नहीं होता, उपमा में सा, सी, से जैसे शब्द आते हैं बीच में, और उत्प्रेक्षा में मनु, मानो, जनु, जानो जैसे शब्द आते हैं। ये एक ट्रिक है, ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि रूपक में कुछ नहीं आएगा, उपमा में सासी से आएगा और उत्प्रेक्षा में मनु, मानो, जनु, जानो जैसे शब्द आएंगे। अब हम आ जाते हैं श्लेष अलंकार पे, जो कि शब्द अलंकार है, क्योंकि इसमें शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। यहाँ अर्थ से नहीं हो रहा है, शब्द से हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है वो देखिएगा। जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द लिख दिया गया लेकिन उसके दो दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण अलग से देती हूं, इसको बताने के बाद बताती हूं। चलिए पहले देखिए इस उदाहरण को। चेन के साथ घड़ी गुम हो गई। अब यहाँ पे इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। चेन वाली जो घड़ी आती थी, जो हम पॉकेट में रखते थे, चेन वाली घड़ी, हाथ की घड़ी जैसी घड़ी होती थी और उसको चेन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और उसको अपने पॉकेट में रखा जाता था। पहले की फिल्मों में आपने देखा होगा, पहले के लोग अधिकांशतः उस घड़ी का इस्तेमाल करते थे जिसमें चेन होती थी और उसमें घड़ी लटकती थी। उस घड़ी में टाइम देखते थे और वापस घड़ी को अंदर रख दिया करते थे। तो ये वो उसी घड़ी की बात है कि जब वो गुम हुई घड़ी, तो घड़ी के साथ क्या गुम हो गई? चेन भी गुम हो गई। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा अर्थ भी निकल रहा है और वो अर्थ ये है कि चेन यानी आराम के साथ साथ मेरा समय भी चला गया, मेरा टाइम भी चला गया, मेरा वक्त भी चला गया। इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि घड़ी के साथ चेन भी चली गई, तो यहाँ पर वक्त भी गया और मेरा आराम भी चला गया। ये दो अर्थ एक साथ निकल रहे हैं। एक ही शब्द के जब दो अलग अलग अर्थ निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और देती हूँ कि घना कोहरा छाया है पर मैं सूरज नहीं। अब यहाँ पे इसके दो अर्थ निकल रहे हैं कि एक तरफ से कोहरा यानी कि जो सुबह के समय छाया हुआ रहता है वो, और सूरज जो सूर्य, सन। अब यहाँ पे उनके दूसरे दो अर्थ निकालते हैं। कोहरा यानी बहुत सारी समस्याएं और सूरज यानी कि
एक ऐसा मनुष्य या एक ऐसी शक्ति जो उस समस्याओं से अपने आप को निजात दिला दे। तो जिस प्रकार से यहाँ कोहरा के दो अर्थ और सूरज के दो अर्थ निकले, तो वहां पर माना जाएगा कि इसमें श्लेष अलंकार है। जहाँ एक ही शब्द के अंदर दो अर्थ निकाले जाएं, वहां समझ लेना चाहिए कि वहां पर श्लेष अलंकार है। अब यहाँ पर हम वापस अपने प्रश्न पे आते हैं। हमने सारी परिभाषाएं जान ली, सब कुछ समझ लिया, तो एंड में हम अब अपने प्रश्न के ऊपर जाते हैं, जिसमें हमें लाइन दी गई है कि मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाओ। कठिन आंगन यानी बहुत जो आंगन है वो बहुत उबड़ खाबड़ है, उसमें चलना है और वो भी रात्रि के समय। तो मनो शब्द करके प्रयोग किया गया है। इस मनो का उपयोग अब भी हमने कहाँ किया था वो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो जनु जानो, तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ कौन सा अलंकार आएगा, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। पहचान क्या कि यहाँ मनो शब्द का उपयोग किया गया है। आपको पहचान कैसे करनी है, ट्रिक कौन सी लगानी है कि यहाँ मनो शब्द का उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक बार फिर से मैं पूरा आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अलंकार यानी गहना। अलंकार जो होते हैं वो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार से शब्द के माध्यम से चमत्कार होता है और अर्थालंकार में अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, तीनों ही अलंकार में एक वस्तु या व्यक्ति की समानता दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, लेकिन तीनों में काफी अंतर है। क्या अंतर है? रूपक अलंकार में उसे मान लिया जाता है, उपमा अलंकार में सा सी से जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेक्षा में मनु मानो जनु जानो जैसे शब्दों का प्रयोग करके बात को कहा जाता है। और श्लेष अलंकार में एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है लेकिन उसके कई अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ चेन के दो अर्थ हैं, घड़ी के दो अर्थ हैं, तो जहां पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां समझ लेना चाहिए कि श्लेष अलंकार है। मुझे लगता है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। थैंक यू।